गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। सेकेंड पार्ट का हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त कर लिए हैं और उसमें अब हम लोग को आए हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल बनाने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि उस चैप्टर का एक बार समरी हम लोग को देखना जरूरी होता है, क्योंकि चैप्टर का समरी जब दिमाग में घुस जाता है तो सारा ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स या कोई भी लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो कैसे हम लोग चैप्टर शुरू किए थे, कैसे खत्म किए थे, इस चीज को देखिए। यहाँ पर बोर्ड पर हमने एक पूरा डायग्राम खींच दिया है कि सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े कि रिफ्लेक्शन है क्या, और साथ साथ उसका रिफ्लेक्शन का दोनों नियम पढ़ गए थे, जिसमें पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में मिलते हैं। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीटिंग एट द सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। ओके। और दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। उसके बाद परावर्तन को हम लोग कहाँ से पढ़े थे, तो मिरर से परावर्तन शुरू किए थे। सरफेस के रूप में हम लोग क्या लिए थे, मिरर। तो मिरर तीन तरह का हम लोग लिए, एक प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरा कनकेव मिरर अवतल दर्पण, और तीसरा कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक विशेष कैरेक्टर था, उसका नाम के चलते, उस कैरेक्टर के चलते इसका नाम अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जेंट मिरर। यह काम क्या करता था कि आने वाली दूर से समानांतर किरणों को एक रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर एक जगह एकत्रित करता था, इसलिए इसका नाम था कन्वर्जेंट मिरर। उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को टकराने के बाद चारों तरफ फैला देता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अपसारी दर्पण, डाइवर्जेंट मिरर। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसमें रिवाइज कर लें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था वह हमेशा वस्तु के बराबर बनता था, सीधा बनता था, काल्पनिक बनता था, और उसका आवर्धन हमेशा 1 होता था, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का साइज या दोनों की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए उसका आवर्धन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे 6 केस की अलग अलग जगह पर हम लोग वस्तु को जब अलग अलग रखते हैं तो उसका वास्तविक कभी प्रतिबिंब बनता है, कभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अलग अलग जगहों पर बनता है। तो उस कंडीशन में वस्तु के स्थिति के अनुसार कभी बड़ा, कभी छोटा और कभी बराबर प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। उसके बाद उसमें वास्तविक और कभी काल्पनिक बनता है। उसमें हर केस में वास्तविक था, और एक केस जब वस्तु फोकस के अंदर घुस जाती है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में चली जाती है, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। उसका आवर्धन चूंकि बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर है, तो आवर्धन या तो कभी 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा हो सकता है। स्थिति के अनुसार हम लोग उसमें पढ़ गए थे। और उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, काल्पनिक, और आवर्धन उसका हमेशा 1 होगा। क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो आवर्धन जब भी हम v/u लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि v का मान हमेशा u से कम ही रहेगा, चाहे वो साइज हो चाहे डिस्टेंस हो। तो ये हमारा था समरी, कि कुल मिलाकर के ये रिफ्लेक्शन और मिरर का एक समरी था। अब इस समरी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लाया है, कलेक्ट किया है 10 वर्षों का आया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में आए हों, या बोर्ड सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आए हों, या बीपीएससी के पीटी में आए हों, या एसएससी, बीएसएससी, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से सभी में से 10 वर्षों का हमने ऑब्जर्वेशन करके उसका ऑब्जेक्टिव निकाला है। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखिए कि जितना हम लोग कॉन्सेप्ट इस रिफ्लेक्शन के चैप्टर में पढ़ गए, ये तो हम समरी बता दिए, उसी से आधारित वो क्वेश्चन रहता है। तो देखिए अब ये कलेक्शन जो है हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एकदम धड़ 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 पढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो चिन्ह परिपाटी का वीडियो में हम ऋणात्मक धनात्मक के बारे में बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी सामने होता है, तो सामने वाला भाग जो होता है ऋणात्मक होता है। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण।
दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखी जाती है। यानी कि अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस है जब वस्तु में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु को फोकस के अंदर यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए इनमें क्या क्या दिया है। कहता है कि एफ और पी के बीच यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। बी में कहता है फोकस पर। सी में कहता है कि वक्रता केंद्र पर। और डी में कहता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस के अंदर घुस जाती है यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यानी कि इसमें ऑप्शन ए दिया है, शॉर्ट में दिया है कि एफ और पी के बीच। वहाँ एफ और पी का डिनोशन हम लोग पढ़े थे, डिनोट करते थे एफ को फोकस के, पी को वक्रता केंद्र से। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी जो धनात्मक होती है वो अगर दर्पण के हिसाब से सोचेंगे तो दर्पण के हिसाब से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। और वहीं जब लेंस में हम सोचेंगे, जब लेंस पढ़ेंगे तो मिलेगा ही, लेकिन पहले भी बता चुके हैं कि लेंस में ठीक उल्टा हो जाता है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसमें उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है। तो ऑप्शन में इसमें दिया है कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए में है उत्तल लेंस और बी में है उत्तल दर्पण। तो उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक और बी में उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक। तो यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फिर कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए प्लस बी दोनों और डी कोई नहीं। तो अवतल दर्पण वही बता ही दिए कि वस्तु के बराबर सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि बी में काल्पनिक दिया है तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कैसा है? मतलब फिर इसमें +20 दे करके आपको बुर्बक बना दिया। केवल पूछता है कि गोलीय दर्पण है उसका फोकस दूरी धनात्मक है, +20 देने का मतलब यही हुआ। तो अभी बताया कि धनात्मक इसमें फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण में, क्योंकि पीछे होता है, आपतित किरण के दिशा में मापते हैं। तो सीधा सीधी आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। फिर कहता है कि इनमें से दर्पण सूत्र कौन है? तो देखिए हम लोग उस दिन पढ़े थे, अब सोल्व भी कर दिए थे दर्पण सूत्र का। क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही दर्पण सूत्र है। अब इसको हम घुमा सकते हैं कैसे? तो 1/v - 1/f बराबर -1/u, -1/u। ठीक है, और भी घुमा सकते हैं कैसे? तो 1/u - 1/f = -1/v। कहने का मतलब कि घुमा फिरा करके यही हमारा चीज है असली। 1/v + 1/u = 1/f। अब इसको अब देख लेना है कि अगर इधर उधर करके दिया है तो उसको सीधा कर लेंगे, आदमी तो ऐसी दी दिया तो आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। कहता है कि 1/f = 1/v - 1/u। बी में कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u। सी में कहता है कि 1/f = 1/u - 1/v। डी में कहता है कि नॉन। तो यह जो है उसका दिया है ऑप्शन बी, 1/f बराबर 1/v + 1/u। पहले इसको दे दिया बाद में इसको दे दिया, इसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो आंसर हो जाएगा बी। कहता है किसी समतल दर्पण का आवर्धन, तभी तो यहाँ लिखिए दिए कि आवर्धन 1। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आवर्धन 1 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1। और देखिए सब क्वेश्चन हम कलेक्ट कर लिए हैं। कहता है कि इनमें से किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, आभासी काल्पनिक को कहा जाता है, हिंदी का शब्द है, इंग्लिश एक ही होगा वर्चुअल इमेज। इनमें से किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो पहले ही जान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें और इसमें तो आभासी बनता ही है, समतल और उत्तल में तो आभासी बनता ही है।
अवतल में भी एक केस होता है जब आभासी बनता है, तो समतल में भी बनेगा, अवतल में भी बनेगा, उत्तल में भी बनेगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण और डी में दिया है सभी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी में, क्योंकि समतल काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों में बन रहा है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहा जाता है। इसको हम फोटो बना के दिखा देते हैं। जैसे कोई गोलीय दर्पण अगर है, मान लीजिए कि हमारा ये है अवतल दर्पण, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका यह जो अर्धवृत्त हम काट के निकाले हैं, अर्धवृत्त, तो इसके बारे में कहता है कि अगर यह सीमा रेखा जो है यह क्या कहलाएगा, इसी के बारे में पूछ रहा है कि सीमा रेखा क्या कहलाएगा। तो यह सीमा रेखा जो होता है दर्पण का अपर्चर होता है, द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर। यही व्यास बताएगा कि दर्पण का मुंह कितना बड़ा है या मुंह कितना छोटा है। अगर हम ऐसे बना देंगे तो यह छोटा हो जाएगा, अगर हम ऐसे बना देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो वह दर्पण के द्वारक यानी कि अपर्चर को दर्शाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि व्यास को क्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या, बी में दिया है प्रधान अक्ष, सी में दिया है फोकस और डी में दिया है द्वारक। तो जो भी यह व्यास बताएगा उसका द्वारक माने कितना, उसका द्वार कितना फैल बा, यह बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समरी में ही लिख दिए कि हमेशा वस्तु से छोटा पर, किस में? उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन में से सीधे उत्तल मार लेना है। ऑप्शन दिया है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो जब दर्पण का प्रयोग हम पढ़ाए थे तो उसमें तीनों दर्पण का प्रयोग बता दिए थे। तो ऐसे तो जनरली घर में हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि हमारा चेहरा को बड़ा बड़ा और साफ दिखना है, तो उसमें अवतल दर्पण में वही जो केस है काल्पनिक प्रतिबिंब वाला, इसी कारण इसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। तो यह एक कॉमन प्रश्न है, भले कहीं प्रयोग होता हो चाहे नहीं होता हो, लेकिन उस गुण के कारण इसको दाढ़ी बनाने के रूप में मान लिया गया है। ऐसे तो हम लोग के घर में सब समतल दर्पण से ही हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, सैलून में भी जाते हैं तो वहाँ भी वहीं लगा रहता है समतल दर्पण आगे पीछे। लेकिन चूंकि फोकस और ध्रुव के बीच चेहरा को लाते हैं तो उसका बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है, इसलिए इसको कहा गया है कि दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। ये जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए अवतल, बी अवतल दर्पण। सब में दिया है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 4 गो ऑप्शन दिया है, ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए हई जो लिखे हैं दर्पण का ये फॉर्मूला, देखिए इसी से आपको पता चल जाएगा। कैसे कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि भी और यू तो बराबर होगा, तो माना कि भी बराबर यू बराबर एक्स, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v, अब यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखना है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि दर्पण में जैसे ही हम v/u/f न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से रखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर चिन्ह परिपाटी को जान लेना बहुत जरूरी होगा। तो समतल दर्पण की बात करता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है तो होता है धनात्मक। तो 1/v प्लस में x प्लस ले लेंगे, प्लस 1/u। वस्तु की दूरी के बारे में हम बताए थे कि चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो,
वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, तो -x इक्वल टू, चूंकि f निकालना है, अब देखिए 1/x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस हो गया, 1/x इक्वल टू 1/, कट के कितना हो गया 0 इक्वल टू 1/f, यानी कि f बराबर 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है जी, अनंत। ये देखिए ये अनंत का चिन्ह है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको रट लेना है, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। सॉरी, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, अनंत। तो ऑप्शन में अपना हो गया, दिया है ए अनंत, ए आंसर हो जाएगा। इसमें चूंकि प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी बराबर होती है, दोनों का चिन्ह एक दूसरे के उल्टा होता है, तो कट करके 0, तो 1/f इक्वल टू 0 हो गया। तो f जब उल्टेंगे तो e 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब कि एनीथिंग्स बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए उसका वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जो हम लोग किरण आरेख खींचे थे उसमें 6 गो केस दिखाए थे। 6 गो केस में मात्र एक ही ऐसा केस था जिसमें जहां पर वस्तु खड़ी थी जस्ट उसी के नीचे प्रतिबिंब बना था। वो कौन था पॉइंट, वक्रता केंद्र। यानी कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ठीक उसका बराबर और ठीक उसके बराबर की दूरी पर, यानी कि जहां वस्तु वहीं प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जाएगा। तो आंसर होगा वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में दिया है ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर और डी फोकस पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ लिख दिए हैं उसको कि हमेशा वस्तु छोटा और काल्पनिक। तो ऑप्शन में देखिए 4 को दिया है, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, इनमें से कोई नहीं। हो गया कि हमेशा छोटा और काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें पढ़ाते वक्त लग रहा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आसान तो है, आसान तब इसलिए लग रहा है कि चूंकि हम लोग थ्योरी को बारीकी से पढ़ गए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जितना, अगर आप आज नए देख रहे हैं तो उसका पीछे का हर वीडियो आप देखिएगा, उसमें हर थंबनेल पर लिखा हुआ है कि हम कौन कौन चैप्टर क्या क्या पढ़ाए हैं, सारा चीज उसमें दिया हुआ है। आज हम लोग एक तरह से उसको रिवाइज करके इसके आधारित जितना ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि f इक्वल टू होता है r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको हम लोग r इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं, दुगना दूरी। तो इसमें दोनों में से कौन ऑप्शन में देखना है कि नहीं। तो देखिए क्या दिया है, पहला दिया है r इक्वल टू f, नहीं हो सकता है। दूसरा दिया है r इक्वल टू 2f, तो मिल गया, यही आंसर होगा। बाकी सी r इक्वल टू 3f, फिर r इक्वल टू f/2, ये सब नहीं होगा। r इक्वल टू 2f आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 25, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वह है, कहता है कि किसी भी दूरी पर सीधा प्राप्त होता है। तो सीधा का मतलब कि इसमें तो हमेशा अलग अलग, चूंकि किसी वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी उल्टा बराबर, कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक बनता है। तो ये तो हो नहीं सकता। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बनता है और इसमें बनता है। तो जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वहीं सीधा होता है। तो हमारा दोनों दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। क्लियर? क्योंकि इसमें सीधे कर रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ए में दिया है केवल समतल, बी में दिया है केवल अवतल, सी में दिया है केवल उत्तल और डी में दिया है समतल और उत्तल। तो आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल। केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा घुमा कर क्वेश्चन को घुमाया है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो अभी बता दिए कि 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4, तो 2 नियम हो गए। किस दर्पण का प्रयोग वाहनों के
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है साइड मिरर, तो शुद्ध हिंदी संस्कृत लगा के लिखा है, तो साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में चूंकि हम लोग पहले ही दर्पण का जो प्रयोग पढ़े थे उसमें लिखे थे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हमेशा साइड मिरर में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा कितना भी बड़ा वस्तु हो उसका छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो पीछे की आती हुई कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिख जाता है। तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के चलते और छोटा प्रतिबिंब बनने के चलते उसका प्रयोग साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण का। तो आंसर इसमें हो गया बी, उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग? देखिए, दर्पण के प्रयोग से दो क्वेश्चन आ गए। दंत चिकित्सक चूंकि फोकस करना रहता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि वहां पर लाइट जब मारता है, लाइट उस पर पड़ता है तो फोकस करके उस दांत के भीतर की चीजों को देखता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कहता है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो कोई भी गोलीय दर्पण हो उसके लिए f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो कहता है कि वक्रता त्रिज्या 32 है, तो हाई 32 है, तो 32/2 कट कितना हो गया? 16। तो फोकस दूरी 16 हो गया। अब ऑप्शन में प्लस भी 16 दिया है, माइनस भी 16 दिया है, तो इस पर ध्यान देना होगा। तो चूंकि उत्तल दर्पण है, कहता है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो +16। तो आंसर में देखिए ऑप्शन दिया है +8, -8, +16, -16, तो +16, ये भी ध्यान देना होगा हमेशा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब है। ऋणात्मक कब हो सकता है? चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब ऋणात्मक होता है तो उसी का आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक, और उल्टा जो बनता है उसी का प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के दूसरा नियम पूछ दिया। ऑप्शन ए में देख रहा है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, बी में कह रहा है कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम जो दूसरा नियम था कि हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तो ए हो गया परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, यानी कि सब उसी को इधर से उधर घुमा करके आपको दे रहा है। और देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो गति के बारे में ठीक पहला लेक्चर, इस लाइट का जो पहला लेक्चर बताए थे उसमें एक सेंटेंस बताए थे कि माध्यम का घनत्व माने अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसमें प्रकाश घुसता है तो उसका स्पीड घटते जाता है, और माध्यम का अपवर्तनांक यानी घनत्व जैसे जैसे घटता है उसका प्रकाश का वेग अधिक होता रहता है। इसमें वही एग्जाम्पल ग्रुप में बताए थे कि हवा, सूखी हवा हो या वैक्यूम हो, वहां पर कुछ नहीं रहता है, माध्यम का घनत्व या अपवर्तनांक बिल्कुल ही नगण्य होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो 4 गो ऑप्शन में देख लेंगे कि किसका घनत्व यानी किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो ऑप्शन दिया है ए कांच, बी निर्वात, सी जल, डी वायु। तो सब में घना है कांच, तो कांच में जब किरण घुसेगी तो इन तीनों की अपेक्षा उसमें स्पीड उसका सबसे कम होगा। तो प्रकाश का जो पहला लेक्चर था उसमें बताए थे, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। बी में कहता है कि नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे के समानांतर, बी एक दूसरे के लंबवत, सी 45 डिग्री के कोण पर, डी 60 डिग्री कोण पर, इनमें से कोई नहीं। तो नाई के दुकान में जब हम लोग जाते हैं तो दर्पण जो लगा रहता है ठीक आमने सामने, मतलब कि अगर हम बैठते हैं तो उसमें कितना प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब दिखता है, एक अनंत प्रतिबिंब गिन नहीं सकते हैं। तो 2 समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। हम लोग उसमें दर्पण में दोनों में पढ़ गए थे कि समानांतर हो तब, एंगल पर हो तब, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यह एक दूसरे के समानांतर होता है, तो देखे भी हम लोग हमेशा जाते हैं तो देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा लगता है तो दर्पण कैसा है? तो बड़ा प्रतिबिंब सामने है और दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है उसको, तो बड़ा प्रतिबिंब तो इसी बन सकता है अवतल में, क्योंकि इसमें हर स्थिति के अनुसार बड़ा है। अब आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 4 को दिया है, समतल, अवतल, उत्तल, और इनमें से कोई नहीं। ये इतना जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इससे बाहर अब नहीं आ सकता है।
आज जो हमने बता दिया, अगर आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब, चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो, या बीपीएससी का पीटी देना है, बीएसएससी का पीटी देना है, एसएससी का पीटी देना है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये जो हम 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बता दिए, इससे फालतू क्वेश्चन मतलब कि 95% आप उम्मीद रखिए कि इतना ही क्वेश्चन में से वो रिपीट करते रहता है। इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इस चैप्टर का बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है, जब तक न्यूमेरिकल्स आप नहीं पढ़िएगा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज का बस क्लास इतना ही, ये हमने समराइज करके सारा ऑब्जेक्टिव हमने डील कर दिया। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ इसको अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।